आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात होगी उस बांग्लादेश की जो कट्टरपंथ की आग में जल रहा है, जहां की जिहादी जमात हिंदुओं को जिंदा जला रही है। अखबारों के दफ्तर को फूंका जा रहा है, पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है और यह पूरा बवाल एक जिहादी की मौत को लेकर है। बांग्लादेश कैसे आधी रात को हिंसा की आग में जलता रहा, किस किस अखबार और न्यूज के दफ्तर को फूंका गया, कहां 30 साल के हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया गया, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगी, एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले अभी बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट दे दूं। बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथी जमात प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में विरोध मार्च निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में जमात इस्लामी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। उस्मान हादी के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में 56 दिन के बाद आम चुनाव है। सोचे 56 दिन, महज 56 दिन। उससे पहले बांग्लादेश हिंसा की आग में कैसे जल रहा है। जिहादी जमात उत्पात मचा रही है। आज देर शाम सिंगापुर से उस्मान हादी के शव को बांग्लादेश लाया जाएगा। हादी की मौत के विरोध में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है। सिर्फ एक अंदाजा लगाएं, जहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा हो, जहां उनके मंदिरों को, मठों को टारगेट किया जा रहा हो, जहां अखबारों के दफ्तर फूके जा रहे हो, जहां पर पत्रकारों पर हमला हो रहा हो, जहां पर इतनी बड़ी जमाती रैली निकाली जा रही है, वहां पर बस 56 दिन के बाद आम चुनाव होने जा रहे हैं। ये डराने की तरीके हैं, ये धमकाने के तरीके हैं। 54 साल पहले जो पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बना था, वही बांग्लादेश अब जिहादिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। बांग्लादेश में खून खराबा हो रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। कट्टरपंथियों के सामने यूनिट सरकार लाचार है और बांग्लादेश की पुलिस सरेंडर कर चुकी है। आधी रात को कट्टरपंथियों ने जहां चाहा वहां आग लगा दी, जहां चाहा वहां पर तोड़फोड़ कर दी। कट्टरपंथी अपने साथ बुलडोजर लेकर चल रहे थे। जहां अवामी लीग का दफ्तर दिखा, उसे बुलडोज कर दिया। कहीं अखबार के दफ्तर को फूंक दिया तो कहीं हिंदू को जिंदा जला दिया। सामने जो पत्रकार दिखा, उसकी पिटाई कर दी। ये आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश में फिर भड़की कट्टरपंथ की आग। सड़कों पर फिर उतरी कट्टरपंथी जमात। कट्टरपंथियों के टारगेट पर पत्रकार और अखबार। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाने वाली जमात। बांग्लादेश में एक्टिव हुआ भारत विरोधी जिहादी मोर्चा। यूनुस का पाकिस्तानी एजेंडा, बांग्लादेश बनेगा जिहादिस्तान।
बांग्लादेश में जिहादियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। कट्टरपंथियों ने एक बार फिर बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया। ढाका से लेकर चटगांव तक, राजशाही से लेकर रंगपुर तक सड़कों पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। एक जिहादी के लिए पूरा बांग्लादेश जिहादिस्तान बनता जा रहा है। एक जिहादी की मौत पर हजारों जिहादियों ने पूरे बांग्लादेश में उत्पात मचा रखा है। जो मिल रहा है उसे तोड़ फोड़ रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं, सबको राख बना दे रहे हैं। बांग्लादेश में जिहादियों का बोलबाला है। जिहादियों के टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू है, जिन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। अखबारों के दफ्तरों को फूंका जा रहा है। अवामी लीग के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली तस्वीर आई मेमन सिंह नगर से, जहां 30 साल के एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया गया। जिहादियों ने 30 साल के दीपू चंद्र दास को पहले बेरहमी से पीटा, फिर नंगा कर दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटकाया गया। दीपू चंद्र दास के शरीर पर पेट्रोल डाला गया और फिर कायर कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। इस दौरान जिहादी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते रहे। ऐसा भी नहीं है कि ये सभी किसी बंद जगह पर हुआ, बल्कि ये सभी खुली सड़क पर, बीच चौराहे पर हुआ, जहां हादी के इंतकाम के लिए एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया। हिंदू लड़के दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने पर यूनिस सरकार चुप है, लेकिन बांग्लादेश की निष्कासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जिहादियों के खिलाफ आवाज उठाई है। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को एक जिहादी के कारण पेड़ से लटकाकर जला दिया गया, लेकिन किसी के हाथ नहीं कांपे, किसी को दुख नहीं हुआ। सब नारा लगा रहे हैं, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। यही जिहादिस्तान का असली चेहरा है। जिहादियों के टारगेट पर सिर्फ हिंदू नहीं थे, बल्कि बांग्लादेश के अखबार और पत्रकार भी थे। पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के दफ्तर को फूंक डाला, डेली स्टार के दफ्तर को जला दिया। রাজধানীর জুড়ে আসলে ওসমান হাদি হত্যার দাবিতে, হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তারা কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ এবং ইনকিলাব মঞ্চের যারা সদস্যরা রয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ সবাই কিন্তু আসলে রাস্তায় নেমে এসেছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে একজনকে এইমাত্র ডেইলি স্টারের ভবনের উপর থেকে নিচে নামানো হয়েছে এবং তিনি ছাদে আটকা পড়েছিলেন অগ্নিসংযোগ হওয়ার পরে। পরবর্তীতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি ডেইলি স্টার ভবনের ভিতরে বেশ কয়েকজন আটকা পড়েছিলেন, তারা নিরাপদে বের হয়ে আসছেন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মাইক্রো স্লোগান দেওয়া হচ্ছে যে যারা ভিতরে আটকা পড়েছেন সবাই নিরাপদে বের হয়ে আসছেন এমন তথ্য দেওয়া হচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্য যারা রয়েছেন তারা এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই ভবনে যারা ভিতরে আটকা পড়েছেন তাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে। कट्टरपंथी पहले से ही तय कर रखे थे, उसे डेली स्टार के दफ्तर में आग लगानी है, उसे फूंक डालना है। ये पूरी तरह से प्री प्लान था। तभी तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में उपद्रवी डेली स्टार के दफ्तर पहुंचे। डेली स्टार के दफ्तर के गेट को तोड़ा जाता है और फिर दफ्तर में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। डेली स्टार के दफ्तर में जिसे जो मिला उसे तोड़ डाला। कुर्सियां, मेज, टेबल सब तोड़ डाले। कट्टरपंथी कितने प्लानिंग से आए थे इसका अंदाजा आप इसी तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। जब डेली स्टार के दफ्तर में आग पर काबू पाया गया तो जिहादी दोबारा डेली स्टार के दफ्तर में घुस गए और जो बच गए उसे भी तोड़ डाला। इतना ही नहीं, जिहादियों ने डेली स्टार के दफ्तर में लूटपाट भी की। जो लैपटॉप और साउंड बॉक्स जैसे सामान मिले वे लूट कर अपने साथ ले गए।
जिहादियों के टारगेट पर सिर्फ डेली स्टार अखबार ही नहीं था, बल्कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा अखबार प्रथम आलो भी था और दूसरे अखबार के पत्रकार भी थे। प्रथम आलो के दफ्तर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। ये तस्वीर ढाका के प्रथम आलो के दफ्तर के बाहर की है, जहां बड़ी संख्या में जिहादी पहुंचे और पहले नारा तकबीर की नारेबाजी की। फिर इसमें से कुछ उपद्रवी प्रथम आलू की बिल्डिंग में घुस गए और आग के हवाले कर दिया। कुछ उपद्रवी अखबार के दफ्तर से सामानों को बाहर फेंकने लगे। इस दौरान सड़क पर खड़े जिहादी नारेबाजी करते दिखे। यूनुस के कट्टरपंथी जमातियों के टारगेट पर अखबारों के साथ वे पत्रकार भी थे जो यूनुस की तानाशाही के खिलाफ लगातार लिखते थे, जो यूनुस के पाकिस्तानी एजेंडे की पोल खोलते थे। इन्हीं में से एक सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल कबीर, जिन पर कट्टरपंथी कहर बनकर टूटे, उनके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई। बांग्लादेश में यूनुस के जाहिल जमातियों ने न सिर्फ प्रेस की आजादी पर हमला बोला, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर भी धावा बोल दिया। शेख हसीना के घर को आग के हवाले कर जमातियों ने कल रात जिस तरह से बांग्लादेश में उत्पात मचाया, आगजनी और तोड़फोड़ की, उससे तो साफ है कि यूनुस सरकार ने जिहादियों को फ्री हैंड दे रखा है। अब सोचिए कि सड़क पर प्रदर्शनकारी अपने साथ बुलडोजर लेकर चल रहे थे। यह तस्वीर बांग्लादेश के राजशाही की है, जहां कट्टरपंथियों का बुलडोजर शेख हसीना के खिलाफ चल रहा है। जमातियों का यह बुलडोजर एक्शन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर पर हो रहा है। अवामी के दफ्तर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, दफ्तर की बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी यूनुस की फोर्स नहीं दिख रही है। कहीं भी जमातियों को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। जमातियों को जहां मन किया वहां बुलडोजर चलाया और जहां इच्छा हुई उसे आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी जिहादियों की जमात एक्टिव है। भारत के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। भारतीय उच्चायोग पर हमला करने की साजिश की जा रही है। कट्टरपंथियों को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, कट्टरपंथियों की जमात बैरिकेडिंग तोड़कर भारतीय दूतावास में घुसने की कोशिश कर रही है। दूतावास के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। भारत विरोधी जिहादियों की भीड़ अचानक बांग्लादेश के राजशाही में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला करने पहुंच गई। उच्चायोग को सैकड़ों कट्टरपंथियों ने घेर लिया। भारत विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई। जय भारत गुड़िया दाओ, जय भारत गुड़ी पाले, जय भारत गुड़ी पाले, जय भारत गुड़िया दाओ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारतीय दूतावास को भी निशाना बना रहे हैं। अलग अलग शहरों में भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश हो रही है। सुरक्षा को देखते हुए बांग्लादेश के राजशाही और खुलना शहर में भारतीय वीजा सेंटर बंद कर दिए गए हैं। राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर कट्टरपंथियों ने जमकर उपद्रव किया, तोड़फोड़ की, दूतावास में घुसने की कोशिश की और इसी के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए वीजा सेंटर को बंद कर दिया। একটাই দাবি যে ভারতে যে সব খুনিরা পালিয়ে গিয়েছে সেগুলোকে ফেরত দিতে হবে, তাহলে আমরা এবার থেকে আমাদের ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে শুরু করব। এটাই আমাদের মেইন দাবি। এটা ভারত বিরোধী মুভমেন্ট, আমাদের ভাইদেরকে গুলি করবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকবো। এর আগে ফেলানি থেকে শুরু করে সকল অন্যান্য সদস্যদেরকেও মারা হয়েছে, সেগুলো তো আমরা সহ্য করে থাকবো না। এখন থেকে दूतावास की तरफ जाने वाली सड़क को कट्टरपंथियों ने ब्लॉक कर दिया। जिहादी सड़क पर ही बैठकर नमाज पढ़ने लगे, भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे।
बांग्लादेश में लगातार तीसरे दिन एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जारी है। 17 दिसंबर को ढाका के गुलशन में भारतीय दूतावास पर कट्टरपंथियों ने हमले की कोशिश की थी, तो 18 दिसंबर को राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर इस्लामिक जिहादियों ने हंगामा किया। আচ্ছা, আমরা সকলে এখানে যারা আছি তারা সবাই জুলাই যোদ্ধা। আমরা চাই আমাদের জুলাই আমরা যেভাবে পেয়েছি, আমরা এই দেশে কোনো অরাজনৈতিক কোনো কিছু বা ভারতপন্থী কোনো কিছু আমরা এই দেশে চাই না। আমরা নিজেরা সকলে যুদ্ধ করে সংগ্রাম করে আমরা এই দিনটা পাইছি। আমরা চাই না যে যে খুনি পালাই গেছে সে আবার ভারতে বসে থেকে আমাদের দেশটাকে মানে চালাক, সে ওখান থেকে কন্ট্রোল করুক আমাদের দেশটাকে, এটা আমরা কখনোই চাই না। पिछले 36 घंटों में बांग्लादेश में भारत के 4 राजनयिक ठिकानों पर हमला हो चुका है। पहला हमला ढाका में भारतीय उच्चायोग पर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग, खुलना में भारतीय सहायक उच्चायोग और चटगांव में भी भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमले की कोशिश की गई। जिहादियों की भीड़ भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश की और एक एक ईंट उखाड़ने की गीदड़ भभकी भी थी। এই পদক্ষেপগুলো নিতেই থাকে। পরের বার আমরা আসবো, সবার হাতে থাকবে খুন্তা কোরাল, একটা ইটও আস্ত রাখা হবে না এখানে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের সকল হাই কমিশনারকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে। पुलिस कट्टरपंथियों को जहां रोक रखी है, यहां से भारतीय दूतावास महज 50 मीटर की दूरी पर है। भारतीय हाई कमीशन के ऊपर अटैक करके बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात भारत को डराने की कोशिश कर रही है। कट्टरपंथियों की जमात ने न सिर्फ अखबार, पत्रकार, हिंदू और भारतीय दूतावास पर हमला बोला, बल्कि ढाका में बंगाली सांस्कृतिक संगठन छायानाट पर भी अटैक किया। छायानाट परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। यह तस्वीर छायानाट की है। देखिए, हर तरफ आपको बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। जाहिल जिहादियों ने किस तरह तबाही मचाई है, ये उसकी निशानी है। दरअसल बांग्लादेश में 56 दिन बाद 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। इसकी घोषणा 11 दिसंबर को हुई थी, लेकिन 12 दिसंबर को ही जिहादी लीडर उस्मान हादी को गोली मार दी गई। यह उसकी ही सीसीटीवी तस्वीर है, जब बाइक सवारों ने उस्मान हादी को गोली मार दी थी, जिसमें उस्मान हादी गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे 15 दिसंबर को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। लेकिन 3 दिन बाद इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उसकी सिंगापुर में मौत हो गई। हादी की मौत की खबर मिलते ही बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। हादी के समर्थक और कट्टरपंथी जिहादी सड़क पर उतर गए और हादी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। हालात बेकाबू हो गए। देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश जल उठा। तब जाकर आधी रात को मोहम्मद यूनुस सामने आए, कट्टरपंथी जिहादियों से शांति की अपील की। हादी के समर्थन में एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকল অপরাধীকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। এই বিষয়ে কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখানো হবে না। আমি দেশের সকল নাগরিকের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখুন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে সুযোগ দিন। ভয়, সন্ত্রাস কিংবা রক্তপাতের মাধ্যমে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। আগামী দিনগুলোতে আমাদের সবাইকে ধৈর্য, সংযম, সাহস ও দূরদর্শিতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের শত্রু ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসী অপশক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা যায়। ধৈর্য ধারণ করি, অপপ্রচার ও গুজবে কান না দিই। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक डरे हुए हैं, हिंदू सहमे हुए हैं, क्योंकि आज शाम फिर हिंसा भड़क सकती है। जिहादी आज फिर हिंदुओं की जान ले सकते हैं, क्योंकि आज शाम तक उस्मान हादी का डेड बॉडी सिंगापुर से बांग्लादेश लाया जाएगा।
रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए यूरोपीय देश रूस पर लगातार दबाव बना रहे हैं, तो वहीं रूस इस युद्ध को भड़काने के लिए नाटो देशों को ही जिम्मेदार मानता है। नाटो के दबाव में पुतिन ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं और ऑरिश्विक मिसाइल को यूरोप के और करीब तैनात कर दिया है। बेलारूस में ऑरिश्विक की तैनाती से यूरोपीय देशों में खलबली मची हुई है। ऐसे माहौल में क्या रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता पर बन पाएगी बात? रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही ओर से कैसे महाविनाश हो रहा है, बारूदी बवंडर से कैसे भारी तबाही हो रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। दुश्मन के ठिकानों पर दनादन रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। तोपखानों के आग उगलते गोलों से भारी तबाही हो रही है। फागोट एंटी गैंगटर मिसाइल से बारूदी बवंडर उठ रहा है। एक 1394 दिनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब और भी विस्फोटक हो गया है। दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के मियामी में शांति समझौते पर अगले दौर की वार्ता होने जा रही है, तो दूसरी ओर रूस एयर स्ट्राइक से यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना यूक्रेन के कई प्रांतों में एक साथ भारी तबाही मचा रही है। यूक्रेन के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत ऊर्जा ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। जंग में यूक्रेनी सेना भी रूस बॉर्डर से लगते इलाके में हमले कर रही है। मिलिट्री ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम समेत तेल रिफाइनरी को निशाना बना रही है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 149 इलाकों में हमले का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के कई मिलिट्री बेस समेत ड्रोन असेंबली वर्कशॉप, ड्रोन स्टोरेज को उड़ाने का दावा किया है। रूसी सेना ने हमले में यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों, फील्ड तोपखाने समेत बारूद के डिपो को भी तबाह कर दिया है। इसके साथ ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 216 फिक्स्ड विंग ड्रोन को भी मार गिराया। रूस के घातक प्रहार के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी सेना भी रूस पर जवाबी हमले कर रही है। रूसी सेना को भी भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि बीते 24 घंटे में उनकी सेना ने दर्जनों रूसी हमलों को नाकाम किया। यूक्रेनी सेना ने 330 रूसी सामरिक ड्रोनों को मार गिराया। यूक्रेन की एयरफोर्स मिसाइल और तोपखाने यूनिट्स ने एक रूसी गोदाम को उड़ा दिया। इसके अलावा एक कंट्रोल सेंटर समेत 2 प्रमुख ठिकानों पर भी हमले किए। ये रूस का बेल्गोरोड का इलाका है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन अटैक करके रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर कामिकाज़ ड्रोन से हमला किया, जिसमें एक डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया जबकि दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेनी सेना ने जिस आत्मघाती ड्रोन से यह हमला किया वो बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस भारी तबाही मचा रहा है। रूसी हमले से यूक्रेन में कोहराम मचा है। तस्वीरें उत्तरी यूक्रेन के सूमी प्रांत की हैं, जहां रूसी सेना की उत्तरी सैन्य टुकड़ी कहर बरपा रही है। ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दनादन रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। दुश्मन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सेना के ग्रैंड MLRS बटालियन ने क्रोस्नो अमरियस्क के पास यूक्रेनी सैनिकों को तबाह कर दिया। ये रूसी सेना की 27वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन है। यूक्रेनी सैनिकों और जंगी साजो सामान को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। वोस्तोक ग्रुप के ग्रैंड MLRS टीम ने
गुलियापोल के कई इलाकों में विध्वंसक प्रहार किया और यूक्रेनियों के मजबूत गढ़ों को ध्वस्त कर दिया। तबाही का यह मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत का है, जहां रूसी सेना जबरदस्त हमला कर रही है। तोपों से दनादन दागे जा रहे गोलों से पूरे इलाके में भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना के जवानों ने डोनेट्स्क के प्रोकोवस्क के पास यूक्रेन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जापोरेजे में भी गुलियापोल के पास भारी गोलाबारी हो रही है। रूस की सेना ने यहां भी यूक्रेन के मजबूत ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अब रूसी सेना कई और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। दनादन आग उगलते ये रूसी सेना का फागोट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दनादन आग उगलते ये रूसी सेना का फागोट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मिसाइल के दोनों ओर से बारूदी बवंडर निकल रहा है। यूक्रेन के मजबूत ठिकानों और यूक्रेनी सेना को तबाह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जापोरेजे के गुलियापोल के पास फॉरेस्ट एरिया में फागोट मिसाइल से रूसी सेना कहर बरपा रही है। राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन में पश्चिमी देशों की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि पुतिन के निर्देश पर यूक्रेन के पुल, पावर स्टेशन समेत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। तबाही की तस्वीरें यूक्रेन की ओडेसा की है। रूसी सेना ने लंबी दूरी के ड्रोन से एक पुल पर स्ट्राइक किया है। ओडेसा रेनी नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें देखिए। पुल को निशाना बनाते हुए एक ड्रोन आता है। देखते ही देखते एक बड़ा सा विस्फोट होता है और पुल के परखच्चे उड़ जाते हैं। रूसी सेना की इंजीनियरिंग यूनिट ने गिरान 2 आत्मघाती ड्रोन से यह हमला किया है। ज़ेलेंस्की पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस हर हाल में पश्चिमी देशों से की जाने वाली मदद को रोकना चाहता है। इसी के तहत रोड, पुल, पावर स्टेशनों समेत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। रूस का मकसद पुलों को निशाना बनाकर ओडिशा क्षेत्र के पूरे पश्चिमी हिस्से को अलग थलग करना है। रूसी सेना यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके यूरोपीय संघ की मदद को रोकना चाहती है, तो यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को 90 अरब यूरो यानी करीब 106 अरब डॉलर का ब्याज मुक्त कर्ज देने का फैसला किया है। यूक्रेन इस राशि का इस्तेमाल अपनी सैन्य जरूरतों और आर्थिक स्थिरता के लिए करेगा। यूक्रेन को लेकर पुतिन का इरादा क्या है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। रूसी Su-34 बम्बर फटाफट विनाशकारी बमों की बारिश कर रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम गिराए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों और यूक्रेनी सैनिकों को ध्वस्त किया जा रहा है। रूसी सेना आसमान से घातक बमों से प्रहार कर रही है, तो नीचे रूसी सेना यूक्रेन के लिए काल बनकर खड़ी है। पूर्वी यूक्रेन के कॉन्स्टेंटिनोवका में यूक्रेन के ड्रोन पोस्ट को तबाह किया जा रहा है। फरवरी 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो क्रीमिया समेत यूक्रेन के करीब 12% हिस्से पर कब्जा था। करीब 4 साल बाद रूस ने अब यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के 85% हिस्से पर रूसी सेना का कंट्रोल है। करीब 4 साल के जारी युद्ध में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई में मीरा भायंदर की पॉश कॉलोनी में घुसे हुए तेंदुए को पकड़ लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने आखिरकार 5.5 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को पकड़ा है। पारिजात बिल्डिंग में ये तेंदुआ 5 लोगों को घायल कर चुका था। कॉलोनी के लोगों ने तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया। पकड़े जाने से पहले तेंदुए ने पूरी सोसाइटी में गजब तांडव मचाया। बिल्डिंग से लेकर दीवार तक तेंदुए के तांडव के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। मुंबई के मीरा भायंदर इलाके में तेंदुए के आतंक से लोग अभी भी बहुत दहशत में हैं। इतने बड़े रिहायशी इलाके में जहां पर आबादी ही आबादी है, वहां पर एक तेंदुए का आ जाना डर तो पैदा करता ही है, सिहरन पैदा करता है। फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि 5.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब तेंदुए को पारिजात बिल्डिंग से बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन
लगभग 5.5 घंटे तक चला। 5.5 घंटे के बाद अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और यहां से तेंदुए को बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से वन विभाग की टीम पिछले 5 घंटों से लगातार यहां पर कार्यरत थी, लगातार यहां पर उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। ट्रायंगुलर गन जो है वो भी यहां पर लाई गई थी, केटामाइन के इंजेक्शन यहां पर तैयार किए गए थे। लेकिन जिस तरीके का यहां पर रिहायशी इलाका है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जगह पर तेंदुआ पहुंचा कैसे, और पहुंचा तो उसके बाद इतने घंटे लग गए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में, क्योंकि जिस तरीके की सकरी गलियां हैं, जिस तरीके से यहां पर जगह कम है, उसकी वजह से जो तेंदुआ है उसे बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में अब रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि पूरा कर लिया गया है, ऐसे में अब उसे लेकर संजय गांधी नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा, जहां पर उसकी मेडिकल जांच होगी। फिलहाल क्या स्थिति है तेंदुए की, इन सभी बातों को का जो है वो परीक्षण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो टीम थी, वन विभाग की टीम थी, पिछले 5 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। ऐसे में अब तेंदुआ जो है वो सुरक्षित रूप से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और यहाँ पर वन विभाग की टीम यहाँ पर बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीम है वो लोगों से अपील कर रही है जो यहाँ पर भीड़ लगा रहे थे, उन्हें अब हटाया जा रहा है और यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर पीछे। गली में घूमता तेंदुआ, दीवार फांदता तेंदुआ, बिल्डिंग से झांकता तेंदुआ। जहां ये तेंदुआ तांडव कर रहा है वो कोई जंगल या सुनसान जगह नहीं है, वो मुंबई की एक पॉश कॉलोनी और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मुंबई में मीरा भाईंदर के बीपी रोड पर पारिजात बिल्डिंग में एक तेंदुआ घुस गया। तेंदुए के बिल्डिंग कैंपस में घूमते हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में तेंदुआ बिल्डिंग कैंपस में इधर से उधर भागता हुआ नजर आ रहा है। तेंदुआ छतों के ऊपर छलांग लगाता और सीढ़ियों में घूमता नजर आ रहा है। नागरिकों से यहाँ पे निवेदन है, बचाव कार्य अभी शुरू है, यहाँ पे बेवजह ना रुके, अपने अपने घरों पे निकल जाए। पुलिस प्रशासन तथा वनाधिकारी इनको सहयोग करे। तेंदुए के बिल्डिंग में घुसने से वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए। तेंदुए ने घर के अंदर और बाहर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। तेंदुए का आतंक केवल महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों तक ही सीमित नहीं है, अब इसका आतंक मुंबई और उसके सटे हुए इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में मौजूद हैं और अगर आप देखें तो आज सुबह से ही ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पारिजात, इसके अंदर एक तेंदुआ घुसा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम, मीरा भाईंदर पुलिस की टीम और इसके अलावा वन विभाग की एक टीम यहाँ पर तैनात की गई। आज सुबह लगभग 8 बजे से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लोगों ने देखा कि इस पूरे इलाके में एक तेंदुआ घूमता हुआ उन्हें नजर आ रहा था, जिसके बाद सबसे पहले तो लोगों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और इसकी वजह से कई लोग जो है वो डर का शिकार हुए और कई लोगों को गंभीर चोट भी लगी है, जिन्हें फिलहाल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक घर में घुसा। अचानक हुए इस हमले से लोगों में भगदड़ मच गई। तेंदुए ने घर के अंदर और बाहर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसमें खास तौर पर अहिल्यानगर, इसके अलावा नासिक के कई ऐसे जिले हैं, पुणे का जुन्नर इलाका फिलहाल सबसे ज्यादा इस वक्त तेंदुए से पीड़ित है। तो ऐसी सिचुएशन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में अभी एक बयान में बताया है कि पूरी टीम जो है वो मीरा भाईंदर में मौजूद है। महाराष्ट्र के कई शहरों में तेंदुओं ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में आदमखोर की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्डिंग में मुकदम का फोन आया कि सुबह सुबह यहाँ पर हमने शेर देखा है। उस बात का मुझे यकीन नहीं हुआ। जब दूसरे 2 लोगों ने और सोसाइटी के 2 लोगों ने फोन करके बताया तब हमें यकीन हुआ और उसके बाद में फायर ब्रिगेड अधिकारी को फोन करने के बाद फायर ब्रिगेड टीम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लगभग 5 लोगों को जख्मी कर चुकी है, जिसमें से एक महिला जास्ती जख्मी है, जिसको हमने टेम्बा हॉस्पिटल में रेफर किया है।
अहिल्यानगर में इन दिनों तेंदुए का आतंक है। संगमनेर तहसील में एक 4 साल के बच्चे की तेंदुए के हमले में मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने कई पिंजरे लगाए हैं। पुणे में भी तेंदुए ने 8 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया है। वन विभाग ने लोगों को रात और सुबह के वक्त सतर्क रहने की सलाह दी है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।